चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की ये जो हमारी क्लास है ये HCF एंड LCM टॉपिक की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया था HCF और LCM का, कुछ बेसिक्स आपको समझाए थे, कुछ बेसिक बातें बताई थी कि किस तरीके से HCF का जो नाम है महत्तम समापवर्तक, वो उसका क्या अर्थ होता है, और LCM का जो नाम है लघुत्तम समापवर्त, वो आखिरकार होता है। फिर मैंने आपको समझाया था कि HCF लेने के कितने तरीके होते हैं, कितने तरीके से HCF लिया जा सकता है, और इसके बाद हमने देखा था कि LCM को हम कितने तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब परिचय कंप्लीट होने के बाद आज हम क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ संबंध समझाए थे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। ये पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मासा इंटू उनका लासा। यानी संख्याओं का जो HCF और LCM है उनका अगर गुणा करें तो वो जो वास्तविक संख्याएं हैं जिनका आप HCF LCM निकाल रहे हो वो उनके गुणनफल के बराबर होता है। दूसरा, मैंने समझाया था कि अगर एक ही लाइन में HCF LCM दोनों को समझाना हो तो हम कह सकते हैं कि मासा जो है HCF संख्याओं को काटता है, जबकि लासा संख्याओं से कटता है। यानी एक काटता है, दूसरा कटता है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि अगर आपको किसी भिन्न का LCM लेना हो या भिन्न का HCF लेना हो तो भिन्न का मासा बराबर हमारे पास होता है अंश का मासा हर का लासा। और देखो, पहले यहां समझो, भिन्न का लासा अगर निकालेंगे तो अंश का लासा हर का मासा, भिन्न का मासा निकालेंगे तो अंश का मासा हर का लासा। यानी मैंने आपको समझाया था कि जो भी आपको निकालना है, जैसे लासा निकाल रहे हैं तो ऊपर लासा लेते हैं, अगर मासा निकाल रहे हैं तो ऊपर मासा लेते हैं। ठीक, तो अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे टाइप 1 को। तो देखिए ये हमारे पास टाइप 1 है। टाइप 1 का नाम है मासा पर आधारित प्रश्न, यानी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन HCF। यानी इस पूरे टाइप में HCF बेस्ड क्वेश्चंस को लेंगे। HCF से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस किस तरीके के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं और आगे कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लेंगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यदि p बराबर 2 की घात 3 डॉट 3 की घात 10 डॉट 5, q बराबर 2 की घात 5 डॉट 3 डॉट 7 हो तो हो p तो q का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? ये मतलब कुल मिलाकर ये है कि p और q का आपको महत्तम समापवर्तक यानी HCF लेना है। अब कैसे ले सकते हैं? HCF लेने के लिए हमको मालूम है कि HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभक्त करती है। तो HCF लेते समय हमेशा ध्यान रखें कि हम HCF जब निकालें तो ऐसी संख्या को लेते हैं जो सब में कॉमन हो, और उसकी छोटी से छोटी घात को हमेशा लिया जाता है। आप यहाँ पर देखें, जैसे P में 2 है और Q में भी 2 है। यहाँ पर 2 की घात कितनी है? 3। यहाँ 2 की घात कितनी है? 5। तो 3 और 5 में छोटी कौन सी है? 3। तो 2 की घात 3 को लेंगे डॉट 3 दोनों में है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। 3 की घात यहाँ पर 10 है, और जिस संख्या पर कोई भी घात नहीं होती उस पर घात हम 1 मानते हैं। तो 3 की घात 1 यहाँ पर है, तो 1 और 10 में छोटा क्या है? 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। और 3 की घात 1 जो है, हमेशा ध्यान रखें कि घात 1 को कभी लिखा नहीं जाता,
ऐसे ही केवल संख्या को लिखते हैं। जैसे 3 की घात 1 का मतलब भी केवल 3 होता है। अब आप देखिए 5, 5 क्या दोनों में है? नहीं है। तो जो संख्या दोनों में नहीं होगी वो कभी मासा नहीं होगी, तो इसे नहीं लेंगे। और 7 भी दोनों में नहीं है तो इसे भी नहीं लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा मासा होगा वो क्या होगा? 2 की घात 3 डॉट 3। अब आप ऑप्शंस में देखो, ऐसा ऑप्शन कहीं पर है? तो ऑप्शन नंबर बी आप देखें, 2 की घात 3 डॉट 3, किसी को भी आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो एचसीएफ लेते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि एचसीएफ में जो कॉमन डिजिट है उसी को लेंगे, यानी जो संख्या दोनों में होगी उसी को लेंगे। और जो स्मॉलेस्ट पावर है, यानी छोटी से छोटी जो घात है संख्या की, उस घात को लिया जाता है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब कभी भी अगर आपको एग्जाम्स में देखने को मिले तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि सिंपल आप बस ये देखिएगा कि दोनों में वो संख्या अवेलेबल है क्या, और उसकी छोटी वाली घात को आपको लेना है। वहीं अगर इसका हम एलसीएम निकाल रहे होते तो जस्ट अपोजिट करते हैं। एलसीएम में सभी संख्याओं को लेते हैं और बड़ी से बड़ी घात लेते हैं। लेकिन फिलहाल आपको कहा गया है एचसीएफ निकालने के लिए, तो हमारे पास जो एचसीएफ यहाँ पर निकल कर आया है वो आ रहा है 2 की घात 3 डॉट 3। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या कह रहा है? 2 की घात 3, 3 की घात 2, 4 तथा 15 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमें एचसीएफ लेना है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि एचसीएफ हम कभी भी निकाल लें संख्याओं का। तो आप देखो 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया? 8। 3 की घात 2 का मतलब क्या हो गया? 9। और ये है 4 और ये है 15। आप मुझे ऐसी संख्या बताओ जो इन सब को काट सकती है, सबको, मतलब ऐसा कोई कॉमन नंबर जो इन सबको काट दे। जैसे क्या ये सभी संख्याएं 2 से कटेंगी? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि 9 जो है वो 2 से नहीं कटेगा। क्या ये सभी संख्याएं 3 से कटेंगी? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि 4 नहीं कटेगा और 8 भी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कॉमन जो इन सब को काट सके। जैसे पहला ऑप्शन इसमें 8 है, 2 की घात 3, तो क्या 8 से जो है 9 कटेगा? नहीं कटेगा, तो नहीं होगा। 9, 9 से 4 नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 360 की तो बात ही नहीं है। अब एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर आंसर आएगा 1। कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाता है देखने के लिए जहां पर कोई भी कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिल रहा है, तब ऐसी स्थिति में एचसीएफ जो है वो आपका हमेशा 1 रहेगा। क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि 1 जो है वो यूनिवर्सल फैक्टर है, यानी एक संख्या ऐसी है जो सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करती है। तो अगर कभी भी कोई कॉमन फैक्टर आपको देखने को ना मिले तो उस स्थिति में आप हमेशा ही अपना आंसर 1 चुने। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आप देखें, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करे। यानी 200 और 320 की बात कर रहे हैं। मैंने आपको 2-3 मेथड सिखाए थे पिछली क्लास में। तो पहले डिवीजन मेथड देख लीजिए। डिवीजन मेथड में मैंने आपको क्या बताया था कि छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं बड़ी वाली संख्या। 200 का भाग देंगे 320 में, एक बार जाएगा, कितना बचेगा? 120। फिर 120 का भाग देंगे 200 में, ये कितनी बार जाएगा? ये भी एक बार जाएगा, 120। अब कितना बचेगा? ये बचेगा 80। 80 का भाग 120 में, तो यहाँ पर 80, ये बचेगा 40।
40 का भाग 80 में 2 बार चला जाएगा, शेष क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो इस पूरे के पूरे डिवाइड को किसने ब्रेक किया, 40 ने। तो हमारा आंसर क्या होगा, 40, ऑप्शन डी। तो ये तो हमारे पास पहला तरीका, फर्स्ट वे, पहला रास्ता या पहला तरीका। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ये पैटर्न की वजह से स्टूडेंट्स को टाइम लगता है ना। तो अब क्या करें, अब दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया था, डिवीजन मेथड, टाइप 1 टाइप 2, दो तरीके से मैंने आपको सिखाया था। तो एक तो ये तरीका हो गया जिसमें आप क्या करना है, डिवाइड देते हुए चलेंगे और लास्ट में तब तक डिवाइड देंगे जब तक वो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो जाए, लास्ट में जीरो ना बच जाए। ठीक है, तो एक पैटर्न तो ये है। अब दूसरा एक और पैटर्न आप यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको समझाया था। जैसे हमारे पास संख्या क्या है, आप उन्हें देखिए। हमारे पास संख्या है, एक मिनट इसको भी मैं रफ कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ संख्या है, एक तो 200 है, एक 320। मैंने आपको बताया था कि ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों को काट दे। तो इनको काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, देखो आप 40, 40 से कट जाएंगे, 40 पंजे 200, और 40 से 320, 8 बार कट जाएगा। 5 और 8 दोनों को काट सके ऐसा कोई कॉमन नंबर है ही नहीं। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये आपके पास दूसरा तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके आपके कंसेप्ट बेस पर हो गए। एक मैंने आपको डिफरेंस मेथड भी सिखाया था, जहां मैंने आपको बताया था कि हम अंतर के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगर आप उससे करना चाहें तो उसके साथ भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आ, किसी एक तरीके पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या है कि एग्जाम में वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि मैं कौन से वाले से करूं, ऐसा कुछ सिचुएशन ना बने। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 36 और 84 का मासा ज्ञात कीजिए। 36 और 84, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, पहला तरीका तो आपके पास वही है, जैसे 36 और 84। 36 का भाग देंगे 84 में, 2 बार जाएगा, 36 दूनी 72, कितना बचेगा, 12। अब 12 का भाग देंगे 36 में, कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, 36 क्या बचा, 0। तो इस भाग को ब्रेक किसने किया, किस संख्या ने भाग को तोड़ा लास्ट में आकर, 12 ने। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 12 होगा। तो एक तरीका तो आपके पास यही है। ठीक, अब दूसरा तरीका जो मैंने अभी अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, उसमें क्या करना है, जैसे हमारे पास नंबर है 36 और 84। ठीक है, तो ऐसी संख्या देखो जो इन दोनों को काट दे, 12 है, 12 से काटेंगे, 12 तिया 36, 12 सत्ते 84। और 3 और 7 को काट सके ऐसी कोई संख्या है नहीं। इसका मतलब इनका जो मासा होगा वो क्या होगा, 12। इसके अलावा आप जो है ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हैं, यानी ऑप्शन मेथड हमारे लिए हमेशा ही खुला रहता है। अगर कभी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा हो तो आप ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन को बनाइएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर बात महत्तम की हो रही तो महत्तम का मतलब क्या होता है, बड़े से बड़ा, हाईएस्ट। अब ये देखो ऑप्शंस में सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है, सबसे बड़ी संख्या तो 18 है। हमें पता है 18 जो है वो 84 को नहीं काट पाएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब इन जो संख्या बची हमारे पास उनमें सबसे बड़ी क्या है, 12। और हम सबको मालूम है कि 12 इन दोनों को ही पूरी तरीके से विभक्त कर सकता है। इसका मतलब 12 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं।
अब मैं आपको यहाँ पर इतने सारे तरीके इसलिए भी सिखा रहा हूँ जिससे अगर मान लो किसी को एक तरीके में दिक्कत आती है तो कम से कम जो है ऐसा ना हो कि वो जो है एक जगह आके खड़ा रह जाए। मतलब ऐसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अभी जो है अब सर आपने एक तरीका सिखाया और मुझे तो बस वो समझ में ही नहीं आया। इसलिए जब दो तीन तरीके होंगे तो कोई ना कोई तरीका तो समझ में आ ही जाए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, देखो। एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की तीन लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। ठीक है, वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है? एक बात बताइए आप, जैसे मानकर चलिए एक छड़ ये है, एक छड़ ये है मेरे पास, और एक छड़ ये है। अब अगर यहाँ बात की जा रही है, जैसे ये मान लो इसकी लंबाई 10 है, इसकी 15 है और इसकी 20 है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि जो है इनके टुकड़े इस तरीके से करने हैं कि टुकड़े सभी बराबर हो और टुकड़ों की संख्या कम से कम हो, और कम से कम टुकड़े का मतलब ये है कि मुझे जो है इन्हें अधिक से अधिक लंबाई में काटना हो। तो कम से कम टुकड़े का मतलब हो गया कि बड़े से बड़ा टुकड़ा। अब बड़े से बड़ा क्या होता है? मासा। तो ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन में जहां पर कभी भी आपसे ये कहा जाए कि कम से कम कितने टुकड़े होंगे, तो अब कम से कम टुकड़े के लिए आपको मासा की जरूरत पड़ती है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या लेंगे? सबसे पहले तो मासा लेंगे। तो 10, 15 और 20 का मासा कितना होगा? इन सबको जो काट सकती है कॉमन संख्या बड़ी से बड़ी वो 5 ही है, क्योंकि 5 से जो है 10 भी कटेगा, 15 भी कटेगा और 20 भी कटेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर केवल मासा लेने से काम नहीं बनना है, हमें क्या बताना है? कुल कितने टुकड़े, यानी टुकड़ों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो कितने टुकड़े होंगे वो आपको बताना है। तो आप देखें यहाँ पर पहली संख्या 10 है, पांच पांच के टुकड़े बना रहे हैं, तो 10 में जो है 5 का भाग देंगे। दूसरी संख्या 15 है, 15 में भाग दे देंगे। तीसरी संख्या 20 है, तो 20 में भाग दे देंगे। तो जब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 5 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 15 में 3 बार और 20 में 4 बार। इनको जोड़ देंगे, 2 और 3 5, 5 और 4 9, यानी टुकड़ों की संख्या कितनी होगी? 9। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 9। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो कंफ्यूजन वाली बात है वो है ये कम से कम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम पढ़ते हैं कम से कम तो हमारे दिमाग में बात आती है कि नहीं एलसीएम लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसकी भाषा आप समझिए। कम से कम टुकड़े चाहता है वो, कम से कम टुकड़े। अब कम से कम टुकड़े का मतलब ये हो गया कि टुकड़ा बड़े से बड़ा होना चाहिए। यानी यहाँ लिखा जरूर ऐसा है कि कम से कम, लेकिन उसका जो अर्थ निकल रहा है वो बड़े से बड़ा निकल रहा है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिनका अर्थ समझकर आप उसको हल कर सकते हो, अदरवाइज वो आपको कंफ्यूज करने में पूरी तरीके से सक्षम होते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई प्रयोग की जा सकती है। सबसे बड़ी मतलब बड़ी से बड़ी, तो वो क्या है? मासा।
अब इस क्वेश्चन में आप देखो हमारे पास जो संख्या है, पहली संख्या केवल मीटर में है, दूसरी मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है, तीसरी भी मीटर और सेंटीमीटर दोनों में। तो क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन हमारे सभी सेंटीमीटर में है तो इन सबको सेंटीमीटर बना लेते हैं। अब आप देखो 7 मीटर का मतलब हो गया 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 385 सेंटीमीटर, और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1295 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करना है, अब जो है हम यहाँ पर इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए आपके पास दो तीन रास्ते हैं। पहला तरीका क्या है, आप भाग विधि से निकाल लें, दूसरा आप फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, तीसरा आप डिफरेंस मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये तीनों ही तरीके मैंने आपको इससे पिछले वाली क्लास में समझाए थे। ठीक है, तो देखें हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर डिवीजन मेथड को लगाकर देख लेते हैं। ठीक है, उससे हमारा कुछ काम यहाँ पर बन सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसे 7 से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 100, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये 7 एकम 7, 5 बचेगा तो 7 8 56, और फिर 7 पंजे 35। अब मुझे मालूम है कि संख्या सब ऐसी है जो 5 से कैंसिल हो सकती है, तो 5 से यहाँ बचेगा 20, यहाँ बचेगा 11, और यहाँ पर ये बचेगा 5 दिया 15, तो 3 रह जाएगा, फिर 5 दिया 15। अब 20, 11 और 33 इन तीनों संख्याओं को काट सके ऐसी कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। इसका मतलब आपको ये डिवाइड तब तक करना होता है जब तक कोई ऐसी कॉमन संख्या अवेलेबल हो जो इनको पूरी तरीके से काट सके। अब आप देख देख पा रहे हैं कि 20, 11 और 33 को काटने वाला कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो HCF आएगा कितना आएगा, 7 इंटू 5, 7 पंजे 35 सेंटीमीटर में है सब कुछ, तो सेंटीमीटर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ये पैटर्न आपको काफी हेल्प करता है और काफी कम समय में आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। इसके अलावा आप डिवीजन मेथड के साथ भी जा सकते हो, वहां पर भी कोई परेशानी नहीं है, और अंतर विधि से भी जा सकते हो। चलिए डिवीजन मेथड भी एक बार देख लेते हैं। एक पैटर्न तो ये हो गया। ठीक है, अब डिवीजन मेथड में मैंने आपको समझाया था क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या का भाग बड़ी वाली संख्या में देंगे। तो छोटी वाली संख्या मिल रही है 385, 385 का भाग 700 में दिया जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, एक बार, एक बार जाएगा 385 एकम 385, कितना बचेगा, फिर ये बचेगा 315, इसका भाग देंगे 385, ये कितनी बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा 315। अब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 70। ठीक है, 70 का भाग 315 में कितनी बार, 4 बार, 7 चौक 28, है ना। तो अब कितना बचेगा 35, 35 का भाग 70 में 2 बार, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इन दोनों का क्या मिला 35, और 35 का भाग 1295 में देंगे तो वो चला जाएगा। इसका मतलब एक तरीका ये है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तरीका जो है वो आपका टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आ, आपको जो पैटर्न समझ में आता है, जो पैटर्न आपको ये लगता है कि नहीं मेरे लिए तो ये ठीक रहेगा, आप उसी पैटर्न से आगे बढ़िए। ठीक, तो आगे चले।
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी जो 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को ठीक ठीक नाप सके। अगर आप ध्यान से देखें तो वैल्यू क्या है? 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसकी वैल्यू देखो, 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। यानी दोनों क्वेश्चन में वैल्यू तो सेम है, और अगर वैल्यू सेम है तो आंसर भी सेम है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर क्वेश्चन सेम है तो फिर आपने दो क्वेश्चन एक जैसे क्यों रखे? है ना कहीं मन में ये प्रश्न तो आता ही आता है। तो मैं आपको बताऊं कि दो प्रश्न रखने के पीछे का जो उद्देश्य है वो ये जानना भी है कि हम में से कितने लोग इस क्लास को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि संख्याएं समान है ये पहचानने के लिए क्लास के अंदर 100% फोकस की आवश्यकता होती है। अगर मान लो कोई बंदा केवल क्वेश्चन करता जा रहा है, क्वेश्चन आया फिर क्वेश्चन करने लग गए, तो फिर कहीं ना कहीं इसका मतलब ये भी है कि हम संख्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम केवल बस क्वेश्चनों को करते जा रहे हैं। तो ऐसा ना करें। कभी भी जब क्वेश्चन करने बैठे तो बिल्कुल ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो सेम वैल्यू को कैरी कर रहे होते हैं, यानी समान संख्या होती है लेकिन बस उसे बदल कर आपसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन की भाषा बदल देते हैं, संख्याएं समान रहती है। तो हम क्या है, ऐसे समान क्वेश्चन को भी दो बार हल करने बैठ जाते हैं। ऐसा ना करना पड़े इसलिए जो है ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे रखे गए। आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दोनों ही समान संख्याओं वाले क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर समान आएगा 35 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहां देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हम देख पा रहे हैं कि संख्या कैसी है, भिन्न के रूप में है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना है भिन्न का मासा। और आपको मालूम है कि भिन्न का मासा क्या होता है? अंश का मासा बटे हर का लासा। अंश कहाँ है? अंश ये रहा हमारे पास 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 9 इन सभी संख्याओं को काट सके ऐसी कोई कॉमन संख्या बताओ। कोई नहीं। एक तो पहले ही मिल गया, इसका मतलब जब कोई संख्या नहीं होगी तो मासा क्या होगा? एक, क्योंकि एक जो है वो यूनिवर्सल फैक्टर है, वो सभी को काट सकता है, बटे हर का लासा, है ना। तो 2 4 6 8 10 इन सब से कट जाए ऐसी संख्या बताओ। तो देखो आप यहाँ पर 2 4 6 8 10 इन सब से कटने वाली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब आप ध्यान दें, 1 2 3 4 5 इन सभी संख्याओं को काटने वाली संख्या कौन सी है? 60, है ना। या फिर चाहो तो एक बार और यहाँ से कर लेते हैं। कितना आएगा? 1 1 3 2 5। तो आप देखें यहाँ से आपको ये सब अलग अलग संख्या है। तो 5 दूनी 10, 10 का गुणा 3 से 10 दिया 30, फिर 30 का गुणा 2 से 30 दूनी 60, और फिर 60 का गुणा 2 से तो 60 दूनी 120। यानी एलसीएम कितना आएगा? 120। तो हमारे पास जो भिन्न का मासा आया तो कितना आया? 1/120। ठीक है। अब देखो ये तो हुआ हमारे पास ये तो हुआ कंसेप्ट। अब इस क्वेश्चन के लिए
मैं आपको ऑप्शन मेथड भी सजेस्ट करना चाहता हूँ। ऑप्शन मेथड में क्या है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। तो मुझे मालूम है 1, 3, 5, 7, 9 इन सभी संख्याओं को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या एक ही हो सकती है। तो यहाँ कितने ऑप्शन में एक है, 3 ऑप्शन में, यानी पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, पहला तो सीधा बाहर। अब बचे 3। और भिन्न का जब मासा लेते हैं तो अंश का तो मासा लेते हैं लेकिन हर का लासा लेते हैं। तो 2 क्या सभी संख्याओं से कट सकता है ना, कभी नहीं। 10 10 तो आपका 4 से ही नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं। तो आंसर क्या मिल गया, 1/120। यानी कभी कभी आपको ऑप्शन मेथड भी बहुत हेल्प करता है। तो अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है एग्जाम में और आपको क्वेश्चन लगाना ही लगाना है, तो आप ऑप्शन की हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका भी सिखा दिया, ये आपका कंसेप्ट हो गया। और इसके साथ साथ ऑप्शन मेथड भी हमने देखा कि किस तरीके से हमारा ऑप्शन मेथड काम करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से आपको क्या क्वेश्चन मिला है, 2/3, 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समापवर्तक कितना है, मासा लेना है, HCF। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन मेथड, है ना, ऑप्शन से कैसे जा सकते हैं वो देखो, क्योंकि ऑप्शन मेथड कितना फास्ट होता है वो आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। 2, 4, 6 इन सबको काट सके ऐसी कौन सी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काट दे, 2 ही होगी, तो उससे बड़ी तो कोई संख्या होने से रही। यानी मासा लेना है, अंश का मासा। अंश में कितनी संख्या ऐसी हैं जहां पर 2 है, तो आप देख पा रहे हो केवल एक ही ऑप्शन है जहां पर 2 है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 2/105। ये क्या है, इसे कहते हैं ऑप्शन मेथड, जो बहुत फास्ट होता है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो ऑप्शन मेथड से कर सकते हैं। अब चूंकि हमें सीखना भी है, तो सीखने के लिए आप इसका कंसेप्ट जान लीजिए। कंसेप्ट क्या है, मैंने आपको समझाया था, भिन्न का मासा। तो भिन्न का मासा बराबर अंश का मासा बटे हर का लासा। तो अंश क्या है मेरे पास, 2 है, 4 है और 6। तो 2, 4, 6 को काट सके ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या केवल 2 है। ठीक है, और अब हम क्या लेंगे, हर का लासा। तो 3, 5, 7, देखो ये तीनों संख्या ऐसी हैं जिनमें कोई भी कॉमन नंबर तो पहले से है ही नहीं। तो अगर ऐसी संख्या मिले जिनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो एलसीएम उन संख्याओं का गुणनफल ही हो जाता है। तो 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, इसका मतलब एलसीएम कितना होगा, 105। तो आंसर कितना मिलेगा, 2/105। तो जो भिन्न का मासा आएगा वो आएगा 2/105। अब यहाँ पर एक बात आप और सीख लीजिए, जैसे 2, 4 और 6 ये 3 संख्या है हमारे पास, और आपको मासा निकालने के लिए कहा गया। तो एक बात आप ध्यान रखें कि मासा जो है वो डेफिनेशन के हिसाब से बड़ी से बड़ी संख्या है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से छोटी संख्या आती है। आप देखें, अगर ये 3 संख्या है 2, 4, 6, अगर इन 3 संख्याओं का HCF लेने की बात की जाए तो HCF कितना आ रहा है, 2। वहीं अगर मैं कहूं कि इन संख्याओं का LCM बताओ तो वो कितना आएगा, वो आएगा 12। इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम को कहते छोटी से छोटी संख्या है लेकिन उसका संख्यात्मक मान बड़ा निकलता है। वहीं पर एचसीएफ को कहते तो हम बड़ी से बड़ी संख्या है लेकिन जो संख्यात्मक मान है वो छोटा निकलता है। तो जैसे 2, 4, 6 है, तो उसमें जो छोटी वाली संख्या है उससे बड़ा एचसीएफ कभी हो ही नहीं सकता। अब आप देखो पिछले क्वेश्चन में 1, 3, 5, 7, 9, तो एक से बड़ा तो एचसीएफ होगा नहीं, क्योंकि जो छोटी संख्या है उससे बड़ा कभी भी HCF नहीं होता है। तो ये भी बात जो है मेरे ख्याल से आपको हेल्प करेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
नंबर 10, इसे ध्यान से समझें क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि a, b का महत्तम समापवर्तक, मैंने बताया था इसका एक नाम जीसीडी भी होता है, 12 और a, b धनात्मक पूर्णांक हो तथा a बड़ा है b से, b बड़ा है 12 से। यहाँ सबसे जरूरी बात यही है, पहली कंडीशन क्या है कि a बड़ा है b से, यानी पहली वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए दूसरी वाली से, और b बड़ा है 12 से, यानी जो दूसरी वाली वैल्यू है वो 12 से बड़ी होनी चाहिए। वो तो a, b के न्यूनतम मान क्रम से क्या होंगे, ये कह रहा है कि कम से कम मान क्या हो सकता है। तो अब देखो कंडीशन के हिसाब से हम देखें तो b 12 से बड़ा है ना, और a जो है वो b से बड़ा है। तो आप इसमें देखो, क्या 12 जो है वो 24 से बड़ा है? नहीं, यहाँ पर तो हमारा a छोटा हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें 24 और 12 में देखो, 24 12 से तो बड़ा है, यानी a तो बड़ा है b से, लेकिन दूसरी कंडीशन है कि b बड़ा होना चाहिए 12 से, तो यहाँ b तो 12 हो जाएगा। अगर मैं 24 और 12 को लेता हूँ तो इसमें a को 24 मानना पड़ेगा और b को 12 मानना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है इस कंडीशन के हिसाब से, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है 24 और 36, 24 और 36, तो क्या 24 जो है वो बड़ा है 36 से ना, ये भी नहीं है। तो फिर हमारे पास आंसर क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर डी, 36, 24। अब 36, 24 को अगर हम वेरीफाई करें, जैसे a बराबर 36 और b बराबर अगर मैं 24 लेता हूं, तो पहली कंडीशन क्या है कि a बड़ा है b से, तो 36 बड़ा है 24 से, ये वाली कंडीशन वेरीफाई होती है। दूसरा b बड़ा है 12 से, तो इसका मतलब 24 बड़ा है 12 से, ये शर्त भी पूरी हो रही है। तो इस तरीके के अगर सवाल आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं तो आप ये देखें कि क्वेश्चन की जो शर्त है वो पूरी होनी चाहिए। अब अक्सर ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल में हम या तो बहुत जल्दी में होते हैं या बहुत प्रेशर में होते हैं, तो उस दौरान हम क्वेश्चन को आधा अधूरा ही पढ़ते हैं, ठीक से समझते नहीं है, और उस दौरान कई बार ऐसी संभावना होती है कि क्वेश्चन हमसे गलत हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। देखें, यहाँ पर जो संख्या दी हुई है, हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन है 1.08, 0.36 और 0.9 का जीसीडी यानी मासा कितना है। तो ये यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर HCF होगा, HCF। ठीक है, HCF निकालना है। तो दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका क्या है, आप देखें, 1.08, 0.36 और 0.9। अब अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं तो यहां पर क्या मिलेगा, 100। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, और यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां मिलेगा 10। अब एक तरीका तो आपका ये है कि अगर आप ये नीचे वाली संख्याएं कॉमन हो जाएं तो फिर आपका HCF जल्दी निकल सकता है। तो नीचे वाली संख्याओं कॉमन करने के लिए क्या करें, हम ऊपर और नीचे एक एक जीरो बढ़ा सकते हैं, यानी ऊपर और नीचे 10 का गुणा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मैथ में एक नियम ये भी कहता है कि कभी भी अगर जो है आप दोनों तरफ कोई काम करते हैं तो वो सही है, किया जा सकता है। जैसे 10 का गुणा 10 का भाग तो कर सकते हैं, या फिर ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर दिया तो भी कर सकते हैं,
क्योंकि आगे चल के मैं इसको काट भी तो सकता हूं। अब ये क्या मिल गया मेरे पास, ये मिल गया भिन्न, भिन्न बन गई। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मासा। तो भिन्न का मासा बराबर क्या होता है, अंश का मासा बटे हर का लासा। तो 108, 36 और 90, इन तीनों को काट सके ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, आपको मालूम है, वो संख्या होगी 18। यस और नो? यस, क्योंकि 18 दूनी 36, 18 पंजे 90 और 18 छिके 108। और एलसीएम मुझे मालूम है, मैंने पहले ही कॉमन कर दिया है, कितना, 100। तो 18/100 का मतलब ये हो गया 0.18। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो एक तरीका तो आपका ये है कि आप उसे भिन्न बनाओ और भिन्न बनाकर आप जो उसकी नीचे वाली वैल्यूज हैं उनको समान कर दो, यानी उसके हर बराबर कर दो। केवल अंश अंश का मासा ले लेंगे, उसके बाद लासा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू आपके पास पहले से ही होगी। तो आपका आंसर काफी जल्दी आ जाएगा। ठीक, तो एक तरीका तो ये होता है जिससे आप आंसर तक पहुंच सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, अब वो भी समझ लो। जैसे अभी हमने क्या किया था, इसमें जीरो बढ़ाया था, अब मानकर चलो कि नहीं बढ़ाते, तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले इसे भिन्न के रूप में लाएंगे और उस भिन्न को सरलतम रूप में ले जाएंगे। जैसे कैंसिल करें इसको, 4 से काट रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 25 चौक 100। यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 4 नाम 36 और 25 चौक 100 और ये है 9/10। यानी संख्या मुझे मिली 27/25, 9/25 और 9/10। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है मासा। तो भिन्न का मासा बराबर क्या होता है, अंश का मासा बटे हर का लासा। अब आप देखो 27, 9 और 9 का मासा क्या निकलेगा, निश्चित रूप से 9 आएगा। और 25, 25, 10, इसका एलसीएम क्या होगा, 10 और 25 से कटने वाली संख्या छोटी से छोटी तो 50 ही होगी। क्लियर? अब 50 का भाग दे दो आप, 50 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं, 0 पॉइंट, पॉइंट लगाने पर ये 90 हो जाएगा। तो 50 एकम 50, कितना बचेगा, 40, पॉइंट लगा है तो वो 400 हो जाएगा। तो 50 अट्ठे 400। तो इस तरीके से भी आपका आंसर आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप उसके नीचे वाली वैल्यूज को समान कर लें, हर को समान कर लें, फिर मासा निकाल लें, या फिर उसको भिन्न बनाकर सरलतम रूप में ले आए और फिर मासा निकाल लें। आ रही बात समझ में? ओके, तो मुझे लगता है कि दोनों में से जिस तरीके पे आपकी प्रैक्टिस है और जिससे आप जल्दी कर सकते हैं उसी से करें। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी तरीके से, क्या है वैल्यूज, पहली है 2.4, दूसरी है 0.36 और तीसरी है 7.2। क्या करना है, इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, मासा निकालना। तो क्या करें, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो, यहां से हटाएंगे तो नीचे दो जीरो और यहां से हटाएंगे तो नीचे एक जीरो। अब मैंने आपको बताया था कि क्या करें, आप जो है नीचे वाली वैल्यूज को बराबर कर दीजिए। अब बराबर कैसे होगा, एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, एक यहाँ बढ़ा दो, तो ये 240/100 हो जाएगा। अब ये तो 100 है ही, इसमें एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, एक नीचे बढ़ा लो। ठीक, अब 240, 36 और 720, इन सब को काट सके ऐसी संख्या मुझे चाहिए। तो मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है इनका मासा। मासा, तो मासा बराबर क्या होता है, भिन्न का मासा अंश का मासा बटे हर का लासा। तो आप देखो ऊपर जो संख्या मिलेगी इनको काटने वाली, वो मिलेगी 12, क्योंकि 12 से ये भी कट जाएगा, 12 दूनी 24 और जीरो, 12 तिया 36 और 12 छिंग 72।
ठीक है। और नीचे का हमने पहले ही बराबर कर लिया है, तो नीचे कितना आ जाएगा 100। अब 100 का अगर भाग दें 12 में तो कितना मिलेगा 0.12। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 0.12। तो इस तरीके से आप जो है मासा ज्ञात कर सकते हैं। ये पहला तरीका हुआ, है ना। अब वहीं पर अगर हम बात करें दूसरे तरीके की, तो क्या करेंगे आप देखो। मैंने आपको समझाया था कि जैसे ये जीरो जो हमने बढ़ाए थे इसको वापस से हटा देते हैं, ठीक। अब इनको क्या करें, सरलतम रूप में ले आए, तो काट लो 2 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 5। यहाँ 4 से काट लो, 4 से काटोगे तो ये 9, ये बनेगा 25। यहाँ 2 से काट लो, ये 36, ये 5। तो 12/5, 9/25 और 36/5 ये संख्याएं मिली। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इनका मासा। तो भिन्न का मासा बराबर अंश का मासा। 12, 9 और 36, इन तीनों को काटने वाली संख्या क्या है, 3। 3 से ये तीनों संख्याएं कट सकती है, बटे हर का लासा। तो 5, 25 और 5 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 25। अब भाग दो 0 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो पॉइंट लगाने से 30 हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, इतना आ जाएगा 0.12। तो यहाँ पर मैंने आपको दो तरीके बता दिए हैं, ठीक है। अब दोनों में से जो भी तरीका आपको लगता हो कि वो आपके लिए ठीक है, आप उसी के साथ जा सकते हैं। और देखो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो यकीन मानकर चलना, ये क्लासेस आपको उतना हेल्प नहीं कर पाएंगी जितना ये आपको तब करेंगी जब आप साथ में प्रैक्टिस भी करते रहो। क्लियर। और आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा। अगर शेषफल हमारे पास अलग अलग बच रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या तो आप समझ जाओ, सबसे बड़ी तो मासा होती है, तो आप संख्या लिख लो। 729 से भाग दें तो 9 शेष बच जाए, और 901 से भाग दें तो 5 शेष बच जाए। क्या करें, शेष को हटा लो, माइनस कर लो, ये बचेगा 720 और ये बचेगा हमारे पास 896। ठीक है। अब 720 और 896 का आप क्या ले लो, इसका निकाल लो मासा। मासा तो 720 और 896 का मासा निकालने के लिए आपके पास कई तरीके के रास्ते हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं। तो देखें क्या कर सकते हैं। पहला तरीका तो डिवीजन मेथड है, आप भाग दे के करो। दूसरा तरीका फैक्टर मेथड है कि आप सीधे फैक्टर निकाल लो, है ना। तो देखें, मैं फैक्टर मेथड से आपको यहाँ पर समझाता हूँ। 720 और 896, ये इनको ये दोनों को काट दे, ऐसी कॉमन संख्या क्या है, 4। 4 से काटेंगे तो 18 चौक 72, 180। तो 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, तो 4 चौक 16। 4 से फिर काट सकते हैं, तो 4 चौक 16, दो बचेगा, 4 पंजे 20, और यहाँ काटेंगे 4 पंजे 20 और दो बचेगा, 4 छः 24। अब इसके बाद 45 और 56, इन दोनों को काट सके ऐसी कोई संख्या है जो कॉमन संख्या इन दोनों को काट दे, नहीं है। कोई भी संख्या नहीं है जो 45 और 56 दोनों को काट सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मासा आएगा वो क्या आएगा, 4 × 4। तो 4 × 4 कितना होता है, ये होता है 16। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो 16 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसमें
जब आप 729 में भाग देते हो तो 9 शेष बच जाएगा, और 901 में भाग देते हो तो 5 शेष बच जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 60, 82 एवं 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है। ये इस क्वेश्चन की महत्वपूर्ण लाइन। तो भाजक का बृहत्तम, हमसे क्या पूछ रहा है, तो भाजक का बृहत्तम संभव मान, बृहत्तम मतलब बड़े से बड़ा, देखो ग्रेटेस्ट, और बड़े से बड़ा क्या होता है, मासा। लेकिन यहाँ एक कंडीशन उसने और दी है कि प्रत्येक दशा में एक ही शेष बचता है, मतलब एक समान बचता है। ऐसे केस में क्या करें, ऐसे केस में आपके पास तीन संख्या है, 60, 82 और 126। तो आप क्या करें, इनका अंतर ले लें, है ना। 60 और 82 में कितना अंतर आता है, 22 का। 82 और 126 में कितना अंतर है, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और फिर 12 में से 8 जाएगा तो 44 बचेगा। 126 और 60, इसमें कितना अंतर है, यहाँ पर भी ले लेते हैं अंतर इनका। वैसे तो इन दो से ही काम बन जाता है, तो यहाँ कितना बचेगा, 66 बचेगा, है ना, 66 बचेगा। तो आप क्या कीजिएगा, आपके पास जो अंतर आया 22, 44, 66, आप इस अंतर का मासा ले लो। अब एक बात बताओ, 22, 44 और 66, इन तीनों को काट दे, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, निश्चित रूप से 22 ही होगी, क्योंकि 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 दिया 66। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कभी क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके का मिलता है कि एक ही शेष बचता है, एक समान शेष बचता है, तो आप तुरंत क्या कीजिएगा, उनका अंतर लो और अंतर लेकर अंतर का मासा लो। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा ये जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। अब हम एक बार क्या करेंगे, रिकैप करेंगे, जो हमने आज सीखा उसको दोबारा से एक बार देखेंगे। सबसे पहले तो मैंने जो पिछली क्लास में समझाया था, यानी रिलेशनशिप, संबंध, वो बताया आपको। दो रिलेशनशिप बताई थी मैंने। पहला, पहली स्लाइड में आप देख पा रहे हो, दो संख्याओं का गुणनफल, उनका मासा इंटू लासा। दूसरा ये बताया था कि मासा जो है वो काटता है, लासा जो है वो कटता है। फिर भिन्न का लासा और मासा कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको समझाया। इसके बाद पहला क्वेश्चन जो घात पर आधारित था, यानी संख्या जब घात में है तो कैसे हल करें, तो हमने उसको देखा, HCF निकाला। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर कोई भी कॉमन संख्या नहीं मिल रही थी, तो मैंने आपको समझाया कि जब भी कॉमन संख्या आपको नहीं मिले उस समय जो HCF होता है वो 1 होता है। तीसरा क्वेश्चन जो था उसमें मैंने आपको दो तरीके से मासा निकालना सिखाया। चौथा क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा, तो ये भी मैंने आपको ऑप्शन से भी सिखाया और अन्य तरीकों से भी बताया मासा कैसे ज्ञात करना है। पांचवें क्वेश्चन में मैंने बताया था कि यहाँ पर एग्जामिनर किस तरीके से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा और आपको कैसे उससे बचना है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को हमने सॉल्व किया दो तरीके से। 6 और 7 की वैल्यू सेम थी, और 7 को सॉल्व करने की बजाय हमने सीधे उसमें आंसर टिक किया। क्वेश्चन नंबर 8 भिन्न पर आधारित था, तो ये मैंने आपको दो तीन तरीके से समझाया कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी भिन्न पर आधारित था, तो हमने भिन्न का मासा निकाला, ऑप्शन से भी और कंसेप्ट से भी।
क्वेश्चन नंबर 10 कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था। हमने देखा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है, और हमारे पास ऑप्शन डी केवल एक ऐसा ऑप्शन था जो दोनों शर्तों को पूरा करता है। इसके बाद 11 में दशमलव वाली संख्या थी। ये मैंने आपको दो तरीके से हल करना सिखाया। एक तरीका जिसमें हम हर को समान करके हल कर रहे थे, और दूसरा इसे हम सरलतम रूप में लाकर हल कर रहे थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी, ये भी दशमलव वाला क्वेश्चन था, तो इसको भी मैंने फिर आपको दो तरीके से कराया। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसमें अलग अलग शेष बच रहा था, तो शेष को हटाने के बाद जो संख्या बचती है उसका मासा लिया हमने। और क्वेश्चन नंबर 14 में एक ही शेष बच रहा है, समान शेष बच रहा है, तो संख्याओं का अंतर लेकर अंतर का मासा निकाला। तो इस तरीके से आज की ये जो हमारी क्लास है वो कंप्लीट होती है। कैसा रहा आज का सेशन? मुझे पता है कि जो है ये क्लासेस ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो आपको हेल्प कर ही रही होंगी, और भले ही अभी हमें ऐसा देखने में मिल रहा है कि संख्या कम है, लेकिन धीरे धीरे जो है जब आप लोग मेहनत करोगे और आगे बढ़ते जाओगे तो ये संख्या भी बढ़ती जाएगी। ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा जो कंपटीशन में मायने रखता है वो है आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी प्रैक्टिस। क्योंकि आखिरकार फर्क किसे पड़ना है? फर्क आपको पड़ना है। तो इसलिए तैयारी के साथ बिल्कुल भी आलस ना करें, बिल्कुल भी सुस्ती ना दिखाएं। आने वाला ये जो वर्ष है, यानी ये जो वर्ष चल रहा है हमारा, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आनी है, तो उसका ध्यान रखें और तैयारी लगातार करते रहें, बिना किसी आलस के, बिना किसी बहानेबाजी के। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और एक बार पुनः आप सभी को मेरी ओर से जय हिंद। Thank you so much for joining the class. Once again, thank you.